Everyone, welcome back again. I'm Aarti Kaushik, your tutor. Again here with another topic bile juice, जिसमें हम bile salts, bile juice की biosynthesis को study करेंगे. So I'm sorry that I didn't upload theory lecture in the morning. 6:30 पे जो आपका lecture आना था वो नहीं आया क्योंकि मेरे को fever चल रहा है कल शाम से ही. तो सुबह बिल्कुल हिम्मत नहीं थी. Though I feel that अगर एक भी बच्चा मेरे video lectures देखता है so I am responsible for the preparation of that person. So it is from my side, I am sorry for that. But in the evening I am now feeling better, so I am preparing your lecture. Otherwise, if there will not be any health issue, there will not be any emergency, you will get my lecture 5 days a week, 6:30 in the morning, 6:30 in the evening and 11 a.m. in the morning MCQ series, except Wednesday and Sunday. क्योंकि Wednesday I kept it for myself to take some rest to for house cleaning and for washing my clothes and for all these things, and Sunday as well. So Wednesday and Sunday I will not upload any lecture, but 5 days a week you will get my lectures. But if you are consistent with me, I hope it will be much more content for you to cover in a week and practice the same. So बिना देर किए स्टार्ट करते हैं बाइल सॉल्ट या बाइल जूस का बायोसिंथेसिस. ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे लिपिड मेटाबॉलिज्म का. ठीक है. अब जो बाइल होता है वो क्या करता है, वो लिपिड को डाइजेस्ट करता है. हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि बाइल जूस जो है वो लीवर सिंथेसाइज करता है और वो गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है. ठीक है. और स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है जब भी हम कुछ फैटी चीज़ें या मिल्क बेस्ड फूड जो कंज्यूम करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए. तो बाइल होता क्या है, येलोइश ग्रीन कलर का डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है. कॉन्टिन्यूसली लीवर इसको प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है और कंसनट्रेट करता है इसको किसमें, गोल ब्लैडर में. तो ये मेजर ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है बाइल एसिड्स का, जिसको या बाइल सॉल्ट्स का. इसके अंदर क्या हो सकता है, फोस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. नो सॉरी, ये मेजर कंपोनेंट है फोस्फोलिपिड्स का, कोलेस्ट्रॉल का, बिलिरुबिन का, इलेक्ट्रोलाइट्स का. ठीक है. इट इज़ मेजर ऑर्गेनिक कंपोनेंट. ठीक है. तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बाइल का, इमल्सीफाई करना डाइटरी फैट को. मतलब जो हमारे डाइट के अंदर जो फैट होगा, लिपिड होगा, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में पहले तोड़ा जाएगा, फिर उसके ऊपर बाइंड हो जाता है हमारा बाइल एसिड. ठीक है. ताकि उसको इमल्सीफाई किया जा सके, ताकि सेल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, फिर डाइजेस्ट किया जा सके, फैटी एसिड में तोड़ा जा सके. फिर फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तोड़ा जाता है ताकि एटीपी रिलीज़ हो सके. तो इमल्सिफिकेशन की जो स्टार्टिंग का जो फेज़ होती है लिपिड डाइजेशन की, उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं. तो वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करवाती है लिपिड्स का एंड फेट सोल्यूबल विटामिन्स का. अदरवाइज़ हमारी जो सेल है वो कैसे एब्जॉर्ब करेगी उसको, है ना. हमारी सेल ब्लड जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा इसको, क्योंकि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है जो 90% वाटर होती है. तो लिपिड तो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, इस वजह से इसको इमल्सीफाई किया जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन्स को, लाइक विटामिन ए, डी, ई के एंड लिपिड्स को. अब इसका प्रिकर्सर क्या होता है, अगर मेरे को बाइल एसिड या बाइल सोल्ट या बाइल जूस को सिंथेसाइज़ करना है तो किससे सिंथेसाइज़ करूँगी, कोलेस्ट्रॉल से करूँगी. देखो हमने पढ़ा कि कोलेस्ट्रॉल से ही हम स्टीरॉयड हार्मोन बनाते हैं, जैसे एंड्रोजन, एल्डोस्टेरोन, हमारा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये भी हम कोलेस्ट्रॉल से बनाते हैं. और बाइल एसिड की सिंथेसिस भी किससे होती है, कोलेस्ट्रॉल से. ठीक है. साइट कहाँ है, कहाँ पे ये बनेगा, हमने बात की कि लीवर के अंदर बनेगा. फिर लीवर की जो सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स, वहाँ पे हमारा बाइल जूस सिंथेसाइज होगा. अब जब भी हम किसी पाथवे की बात करते हैं, जब भी हम किसी बायोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो उसमें एक रेट लिमिटिंग स्टेप आता है जहाँ पे अगर म्यूटेशन हो या जहाँ पे वो एंजाइम एब्सेंट हो तो वो पूरी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, वो पूरा पाथवे स्टॉप हो जाता है. तो यहाँ पे जब कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है बाइल सोल्ट की सिंथेसिस के टाइम पे, उस टाइम एक एंजाइम एक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज, जिसको CYP7A1 भी बोला जाता है, CYP7A1 भी बोला जाता है. ये एक रेट लिमिटिंग एंड कमिटेड स्टेप होता है जहाँ पे अगर ये एंजाइम, कौन सा एंजाइम, कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, अगर ये डिफेक्टिव होगा, अगर ये म्यूटेंट होगा तो ये पाथवे रुक जाएगा, मतलब कि हमारा बाइल एसिड सिंथेसाइज नहीं होगा. इसी वजह से इस एंजाइम को कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज को रेट लिमिटिंग स्टेप बोला जाता है बाइल सोल्ट के सिंथेसिस के लिए.
ठीक है। अब प्राइमरी बाइल एसिड्स क्या होते हैं? प्राइमरी बाइल एसिड लीवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, जैसे कोलिक एसिड और कैनोडॉक्सीकोलिक एसिड, कंजुगेशन, ठीक है, जिसमें कंजुगेशन होती है हमारे बाइल एसिड्स की। ये प्राइमरी बाइल एसिड्स हैं जो कंबाइन करते हैं ग्लाइसिन एंड टोरिन के साथ। देखो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जो बाइल एसिड होते हैं बाइल एसिड होते हैं वो मेनली सिंथेसाइज होते हैं लीवर के अंदर, ठीक है। मेनली कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? लीवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। और बाइल एसिड के भी टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो बाइल एसिड होते हैं उसका एग्जांपल है कोलिक एसिड एंड सिनोडोक्सी डीऑक्सीकोलिक एसिड। तो जो कोलिक एसिड और सिनोडोक्सीकोलिक एसिड है उसकी कंजुगेशन की जाती है। कंजुगेशन एक प्रोसेस है जिसमें इन दोनों बाइल एसिड को, यानी कि कोलिक एसिड एंड सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, इन दोनों को कंबाइन किया जाता है ग्लाइसिन एंड टोरिन के साथ। जब कोलिक एसिड एंड सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड को ग्लाइसिन एंड टोरिन के साथ हम कंबाइन करेंगे तो इस प्रोसेस को कंजुगेशन बोला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये ईजिली एमल्सीफाई कर पाएँ हमारे फैट को या लिपिड को, और वो ईजिली वाटर सोल्यूबल बन पाए, ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होंगे, इमल्सीफाई अच्छे से कर पाएंगे और पैनक्रियाटिक लाइपेज को फैट को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। पर जब हमारा बाइल एसिड यानी कि प्राइमरी बाइल एसिड कोलिक एसिड एंड सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड मिल जाता है ग्लाइसिन एंड टोरिन के साथ बाय द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन, तो ये क्या फॉर्म करता है? बाइल सोल्ट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? बाइल सोल्ट बनाता है। ये पहले तो बाइल एसिड होता है फिर बाइल सोल्ट बनता है, विच आर मोर वाटर सोल्यूबल एंड फैट डाइजेशन में ईजी इफेक्टिव होता है। कैसे इफेक्टिव होता है? ये लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? अगर हम कोलिक एसिड और सिनोडोक्सीकोलिक एसिड को कंजुगेशन के थ्रू बाइल सोल्ट में प्रोड्यूस करेंगे तो बाइल सोल्ट के एग्जाम्पल क्या होंगे? ग्लाइकोलेट, ट्यूरोकोलेट और ग्लाइकोकैनो डीऑक्सीकोलेट और टोरोकिनो डीऑक्सीकोलेट, ठीक है। कैसे होता है? देखो जब हम कोलिक एसिड की बात कर रही हूँ मैं, कोलिक एसिड को जब मैं कंबाइन करती हूँ ग्लाइसिन के साथ, जब मैं कोलिक एसिड को ग्लाइसिन के साथ कंबाइन करती हूँ तो क्या बनता है? कोलिक एसिड को जब मैं कोलिक एसिड कंबाइन करती हूँ ग्लाइसिन के साथ तो ग्लाइकोकोलेट बनता है। क्या बनता है? ग्लाइकोकोलेट बनता है और ग्लाइकोकोलेट को जब मैं टोरिन के साथ कंबाइन करती हूँ तो मेरा टोरोकोलेट बनता है। क्या बनता है? टोरोकोलेट बनता है, ठीक है। ये समझ में आया? कोलिक एसिड को ग्लाइसिन के साथ अगर मैं कंबाइन करूँगी तो ग्लाइकोकोलेट बनेगा, ग्लाइकोकोलेट को टोरिन के साथ कंबाइन करूँगी तो टोरोकोलेट बनेगा। ये क्लियर है? अगर मैं सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड को ग्लाइसिन के साथ कंबाइन करूँ, किसको कंबाइन करूँ? सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड को जब मैं ग्लाइसिन के साथ कंबाइन करूं तो क्या बनता है? ग्लाइकोकिनो डीऑक्सीकोलेट। क्या बनता है? ग्लाइकोकिनो डीऑक्सीकोलेट बनता है। और देखो कीनो डीऑक्सीकोलिक को जब मैं ग्लाइसिन के साथ कंबाइन करती हूँ तो क्या बनता है? ग्लाइकोकिनो डीऑक्सीकोलेट। और ग्लाइकोकिनो कोलेट को अगर मैं टोरिन के साथ कंबाइन कर रही हूँ, किसके साथ कंबाइन कर रही हूँ? टोरिन के साथ, तो क्या बनता है? टोरोकिनो डीऑक्सीकोलेट सी आएगा यहाँ पे, कोलेट। तो क्या बोला मैंने? जब कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड को ग्लाइसिन के साथ कंबाइन किया जाता है तो ग्लाइकोकिनो डीऑक्सीकोलेट बनता है। और ग्लाइकोकिनो डीऑक्सीकोलेट को जब मैं टोरिन के साथ कंबाइन करती हूँ तो टोरोकिनो डीऑक्सीकोलेट बनता है। क्या बनता है? टोरोकिनो डीऑक्सीकोलेट बनता है, ठीक है। तो क्या होता है? देखो क्या होता है तो क्या होता है, हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखो पहले मेरा लीवर था, लीवर के अंदर गया कोलेस्ट्रॉल। क्या गया? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। लीवर के अंदर गया कोलेस्ट्रॉल ने बनाए प्राइमरी बाइल एसिड बनाए कोलिक एसिड, Ca मतलब कि कोलिक एसिड, और क्या बनाया? सिनोडोक्सीकोलिक एसिड। फिर कोलिक एसिड
देखो यहाँ पे देखो, ऐसे प्रॉपरली लिखा नहीं जा रहा। लीवर के अंदर क्या गया, कोलेस्ट्रॉल गया। कोलेस्ट्रॉल ने क्या बनाया, दो यहाँ पे बाइल एसिड बनाए, कोलिक एसिड एंड सिनोडीऑक्सी कोलिक एसिड। अब जो कोलिक एसिड है वो ग्लाइसिन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, ग्लाइकोकोलेट बनाता है। ठीक है, ग्लाइकोकोलेट फिर टोरिन के साथ कंबाइन करके टोरोकोलेट बनाता है। ठीक है, और जो हमारा सिनोडीऑक्सी कोलिक एसिड है वो ग्लाइसिन के साथ बनके ग्लाइकोकिनोडीऑक्सीकोलेट बनाता है। ग्लाइकोकिनोडीऑक्सीलेट हमारा टोरिन के साथ कंबाइन करके टोरोकिनोडीऑक्सीलेट बनाता है, जो कि मोर वाटर सोल्यूबल होते हैं, बेटर फैट डाइजेशन करते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे कि लीवर 2C बनाता है और ऐड करता है 2CGNT, है ना, ऐड करता है 2GNT। 2C बनाता है, 2C बनाता है लीवर और ऐड करता है 2G&T। ठीक है, 2C क्या बनाता है, कोलिक एसिड और सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, और उसके साथ ग्लाइसिन एंड टोरिन को ऐड करता है ये बनाने के लिए, बाइल सोल्ट बनाने के लिए। अब देखो, हमने क्या देखा था कि जो हमारे प्राइमरी बाइल एसिड्स होते हैं वो लीवर के अंदर बनते हैं। ठीक है, पर जो हमारे सेकेंडरी बाइल एसिड है वो कैसे बनते हैं, तो जो प्राइमरी बाइल एसिड है ना वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो प्राइमरी हमारे बाइल एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देंगे डिहाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू, है ना। इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, डिहाइड्रोक्सिलेशन। क्यों बोल रहे हैं डिहाइड्रोक्सिलेशन, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, कोलिक एसिड एंड सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, यही दो हमारे क्या थे, प्राइमरी बाइल एसिड थे। तो प्राइमरी बाइल एसिड जब इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया, इन प्राइमरी बाइल एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रोक्सिलेशन, और क्या फॉर्म करते हैं, सेकेंडरी बाइल एसिड फॉर्म करते हैं। तो हमारा कोलिक जो एसिड है उससे क्या बनेगा, डीऑक्सीकोलिक एसिड, और सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड से क्या बनेगा, लिथोकोलिक एसिड। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, 2C हमारे कहाँ पे बने थे, लीवर के अंदर, उससे D और L बनेगा। D क्या बनेगा, डीऑक्सीकोलिक एसिड। ठीक है, और L क्या बनेगा, लिथोकोलिक एसिड। नेक्स्ट है फंक्शंस क्या होते हैं हमारे बाइल के, फैट को इमल्सीफाई करता है, डाइजेशन करवाता है पैनक्रियाटिक लिपेज एंजाइम के थ्रू। जो लिपेज है, लिपेज एंजाइम जो होता है वो किसके ऊपर एक्ट करता है, लिपिड्स के ऊपर, उसकी हेल्प करता है ना। अगर फैट इमल्सीफाइड नहीं होगा तो लिपेज एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, या लाइपेज एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा। तो लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, हमारे फैट को इमल्सीफाइड होना पड़ेगा, और इमल्सीफाइड करने के लिए हमारा बाइल जूस या बाइल सोल्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हेल्प करता है हमारे लिपिड सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्व करने में, जैसे विटामिन A, D, E एंड K को। ये एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है बाय डाइजेस्टिंग इट। बिलीरूबिन को एक्सक्रीट आउट करता है और कुछ ड्रग्स को भी एक्सक्रीट आउट करता है। ये एसिड्स को एसिडिक काइम में न्यूट्रलाइज कर देता है, जो बाद में किस में एंटर करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शंस हैं बाइल एसिड के। अब हम देखते हैं क्लिनिकल कोरिलेशन समझने से पहले एंड रेगुलेशन समझने से पहले हम समझते हैं कि बाइल एसिड कैसे सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, देखो बाइल एसिड हमें पता है कि लीवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं, और हमने बात करी थी कि यहाँ पे एक रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है जो कोलेस्ट्रॉल को किस में कन्वर्ट कर देता है, 7-अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है CYP7A1। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल 7-अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है। अगर ये एंजाइम एब्सेंट हो या म्यूटेंट हो तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारा 7-अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और ये जो प्रोसेस है बाइल सोल्ट की सिंथेसिस की, ये स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को 7-अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल 7-अल्फा हाइड्रोक्सीलेज के थ्रू। ठीक है, अब बहुत सारी मल्टीपल एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है जिसके बाद हमारा बनता है 7-अल्फा हाइड्रोक्सी 4 कोलेस्ट्रीन 3-1। ठीक है, ओन का मतलब होता है यहाँ पे कि हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, फिर फर्दर रिएक्शन होती है जिसमें कोलिक एसिड बनता है और सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड बनता है, मतलब कि प्राइमरी बाइल सोल्ट बनते हैं। अब देखो प्राइमरी बाइल सोल्ट के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है रेड कलर में, जिसको इंटेस्टाइन के अंदर रिमूव किया जाता है गट बैक्टीरिया के थ्रू टू कन्वर्ट दीज इनटू सेकेंडरी
सेकेंडरी बाइल एसिड्स या बाइल सोल्ट। ठीक है, बाइल सोल्ट को बाइल एसिड में, बाइल एसिड बनता है सेकेंडरी बाइल एसिड। ठीक है, बाइल सोल्ट को कंजुगेट किया जाता है टोरिन और ग्लाइसिन के साथ बाइंड करके टू कन्वर्ट देम इनटू बाइल एसिड। तो ये ऊपर जो हमने देखा वो क्या था, बाइल सोल्ट थे, उसको बाइल एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा जो वो ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होंगे। तो यहाँ पे ग्लाइकोकोलेट बनता है कोलिक एसिड से। ठीक है, और टोराकोलेट बनता है कोलिक एसिड से, ये हमने पढ़ लिया। और ग्लाइकोसिनो डीऑक्सीकोलेट बनता है, ये भी सिनो डीऑक्सीकोलिक एसिड से बनता है। और टोरोकिनो डीऑक्सीलेट बनता है। तो ये क्या है, सेकेंडरी, ये हमारे क्या है, सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी बाइल एसिड्स हैं। देखो, जब कोलिक एसिड ग्लाइसिन के साथ बाइंड होगा तो ग्लाइकोकोलेट बनेगा, ग्लाइकोकोलेट जब टोरिन के साथ बाइंड होगा तो टोरोकोलेट बनेगा। ठीक है, इसी तरह जब हमारा सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड ग्लाइसिन के साथ बाइंड करता है तो ग्लाइकोसिनोडीऑक्सीकोलेट बनता है। और ग्लाइकोसिनोडीऑक्सीलेट जब टोरिन के साथ बाइंड करता है तो टोरोकिनोडीऑक्सीकोलेट बनता है। ठीक है, तो ये हमारे चार क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी हमारे, या सेकेंडरी क्या होते हैं, बाइल एसिड होते हैं जो गट के बैक्टीरिया बनाते हैं। इनके ऊपर से क्या है, रिमूव करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, रिमूव कर दिए, यहाँ पे भी रिमूव कर दिया गया और उनको क्या बना दिया गया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, अब ये दो होते हैं, ग्लाइकोकोलेट और हमारा टोरोकोलेट, की तो कोलिक एसिड से बनते हैं। और किनोडीऑक्सीकोलेट और टोरोकिनोडीऑक्सीकोलेट ये किनोडीऑक्सीकोलिक एसिड से बनते हैं। ठीक है, तो कोलिक एसिड था, उसके ऊपर 7 अल्फा डिहाइड्रोक्सीलेशन एंजाइम एक्ट करता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है, हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाता है, डीऑक्सीकोलिक एसिड बन जाता है सेकेंडरी। और किनोडीऑक्सीकोलिक एसिड जो हमारा प्राइमरी है उसके ऊपर भी 7 अल्फा क्या एक्ट करता है, हमारा डिहाइड्रोक्सिलेशन एंजाइम, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव कर दिया जाता है और लिथोकोलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बाइल एसिड होते हैं वो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, वो लीवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, और रेट लिमिटिंग एंजाइम यहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। प्राइमरी बाइल सोल्ट क्या है, कोलिक एसिड होता है और सिनोडीकोलिक एसिड होता है। ठीक है, और सेकेंडरी जो है वो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर गट बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारे कौन कौन से होते हैं, ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट और ग्लाइसिनोडीऑक्सीकोलेट और टोरोसिनोडीऑक्सीकोलेट, जिसको फिर हमारा क्या कर दिया जाता है, इसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, किसमें, एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में। बाइल की अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ तो उसमें वाटर होता है 70 to 85%, बाइल सोल्ट होते हैं 10 to 20%, फोस्फोलिपिड्स होते हैं 5 to 10%, कोलेस्ट्रॉल होते हैं 2 to 5% और बिलीरुबिन, इलेक्ट्रोलाइट और म्यूकस प्रेजेंट होता है इनके अंदर हमारा बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, अब देखो बाइल के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, बल्कि ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से फैट को एमल्सीफाई किया जाता है ताकि वो सोल्यूबल बन जाए, मोर वाटर सोल्यूबल बन जाए, उसका डाइजेशन ईजी हो जाए। मतलब ये सिर्फ हेल्प करता है लाइपेज एंजाइम की टू डाइजेस्ट लिपिड्स। ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाए या लॉस हो जाए बाइल साल्ट में तो फैट का जो हमारा एब्जॉर्प्शन है या फिर उसका जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए जिनको गाल ब्लैडर स्टोन होता है, जिनको रिमूव कर दिया जाता है, वो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो डाइटरी प्रोडक्ट नहीं खा पाते। अब रेगुलेशन की बात करें कि क्या बायोसिंथेसिस, जो हमारी बाइल साल्ट की बायोसिंथेसिस है उसमें रेगुलेटर कौन है, तो हमें पता है कि रेट लिमिटिंग स्टेप होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल हमारा 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट किया जाता है, और यहाँ पे एक एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम है, क्योंकि अगर ये एब्सेंट होगा तो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाएगा। ठीक है, 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाएगा और आगे हमारा जो बाइल सोल्ट है वो भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है फिर अलग अलग एंजाइम एक्ट करते हैं, प्राइमरी एसिड बनते हैं, बाइल एसिड, कोलिक एसिड है, सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, फिर उसमें कंजुगेशन होती है ग्लाइसिन एंड टोरिन के साथ, फिर हमारे 4 सेकेंडरी क्या बनते हैं, बाइल एसिड बनते हैं।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन कौन करता है, इंसुलिन, है ना। इंसुलिन स्टिमुलेट करता है इस पाथवे को, बाइल सोल्ट की फॉर्मेशन को। ठीक है, ये किसको रेगुलेट कर रहा है, CYP7A1 के एक्सप्रेशन को, यानी कि कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज उसको अप रेगुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पूरी प्रोसेस होगी और बाइल एसिड सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, तो जैसे ही इंसुलिन कब बनेगा, इंसुलिन कब बनेगा, इंसुलिन जब बनेगा जब मेरी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, या फिर हाँ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा तो मेरा इंसुलिन बनेगा, थायराइड हार्मोन बनेगा। थायराइड हार्मोन भी ज़्यादा बनेगा क्योंकि उसको कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना है, और इंसुलिन भी ज़्यादा बनेगा क्योंकि उसको ग्लूकोज को स्टोर करना है। तो इंसुलिन और थायराइड हार्मोन जब बनेंगे ज़्यादा अमाउंट में जब मेरी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा CYP7A1 का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम हमारा उसका एक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ये सोल्ट बनेंगे। इनहिबिशन कौन करता है, ग्लूकागन। मान लो मैंने फास्टिंग कर ली, बहुत टाइम से मैं कार्बोहाइड्रेट लिपिड डाइट नहीं ले रही हूँ, प्रोटीन डाइट ले रही हूँ, फास्टिंग कर रही हूँ, या मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन है, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज़ हुआ है या कैटिकोल अमाइन रिलीज़ हुए हैं। ग्लूकागन कब रिलीज़ होता है, फास्टिंग स्टेट में, जब मैं स्टारवेशन की कंडीशन में हूँ, बहुत टाइम से मैंने खाना नहीं खाया, फास्ट रख रही हूँ या डाइटिंग कर रही हूँ, तो ग्लूकागन रिलीज़ होता है ताकि जो मेरी बॉडी में स्टोर है ग्लाइकोजन उसको कन्वर्ट किया जा सके ग्लूकोज में, ताकि उसको तोड़ के मेरी बॉडी ATP गेन कर सके, एनर्जी गेन कर सके। तो फास्टिंग की स्टेट में ग्लूकागन और हाई स्ट्रेस की कंडीशन में कोर्टिसोल और कैटिकोल अमाइन रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, किसका एक्सप्रेशन डिक्रीज़ करते हैं, CYP7A1 का। क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं कि लिपिड जो स्टोर हो रखा है वो क्या करे, वो बाइल एसिड ना बनाए, वो बाइल एसिड ना बनाए, क्योंकि बॉडी में है ही नहीं, बॉडी में क्या नहीं है, बाइल मतलब लिपिड्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो वो चाहता है कि ये एंजाइम एक्टिवेट ना हो और बाइल एसिड ना बनाए, क्योंकि कुछ डाइजेस्ट करने के लिए है ही नहीं, है ना। बहुत स्ट्रेस की कंडीशन हो गई या फिर स्टारवेशन की कंडीशन हो गई तो कुछ डाइजेस्ट करने के लिए नहीं है, इस वजह से इसका जो एक्सप्रेशन है वो डिक्रीज़ करवाया जाता है, कौन कौन से एंजाइम के थ्रू, ग्लूकागन, कोर्टिसोल और कैटिकोलामाइन के थ्रू। ठीक है, तो कब करवाया जाएगा, जब फास्टिंग होगी, स्ट्रेस होगा, या फिर मैं डाइटिंग कर रही हूँ, हाई प्रोटीन डाइट ले रही हूँ, तो मेरा बाइल एसिड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि लिपिड है ही नहीं डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, उस टाइम पे ग्लूकागन, कोर्टिसोल और कैटिकोलामाइन रिलीज होगा। ठीक है, अब फीडबैक इनहिबिशन की बात करते हैं। देखो जैसे बाइल एसिड बने, बाइल एसिड जो बनते हैं, अब देखो फीडबैक ये हमारा जो डायग्राम है ये क्या एक्सप्लेन करता है, फीडबैक इनहिबिशन बाय बाइल एसिड। ये नेगेटिव फीडबैक दिखा रहा है। नेगेटिव फीडबैक क्या दिखा रहा है कि जब हमारी बॉडी में बहुत लार्ज अमाउंट में बाइल एसिड बन जाता है, तो बहुत लार्ज अमाउंट में बना तो वो लीवर सेल्स यानी कि हेपेटोसाइट्स में एंटर करता है। अब हेपेटोसाइट्स में वो एक्टिवेट करता है एक रिसेप्टर को, जिसको हम FXR रिसेप्टर बोलते हैं। FXR ये एक्सेसिव बाइल एसिड एंटर करेगा लीवर सेल्स में, हेपेटोसाइट्स में, और FXR को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से वो बाइंड हो जाते हैं नेगेटिव, या हम कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जनरेट करते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है CYP7A1 जो एंजाइम है उसके ट्रांसक्रिप्शन को रिड्यूस करते हैं, यानी कि जो हमारा रेट लिमिटिंग एंजाइम है CYP7A1 वो कम अमाउंट में बनेगा। अगर वो कम अमाउंट में बनेगा तो हमारा जो पाथवे है बाइल एसिड की फॉर्मेशन का पाथवे वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और बाइल एसिड की जो सिंथेसिस है वो ड्रॉप हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे, जो FXR है वो ऑटोमेटिक ब्रेक है। ऑटोमेटिक ब्रेक का काम करता है कि जैसे ही बाइल एसिड बढ़ा वैसे ही हमारा CYP7A1 एंजाइम इसने कम ट्रांसक्राइब करा, मतलब उसकी सिंथेसिस कम हो गई। जैसे ही वो कम होगा तो हमारा बाइल एसिड की सिंथेसिस भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट होता है इंटेस्टाइनल फीडबैक। सेकेंड हमारा फीडबैक मैकेनिज्म आता है जिसमें इंटेस्टाइन फीडबैक मैकेनिज्म भेजती है लीवर को कि भाई और बाइल एसिड सिंथेसाइज नहीं करना, स्टॉप मैकेनिज्म है ये। तो क्या होता है, देखो पहले क्या करता है, बाइल एसिड इंटेस्टाइन के अंदर लाइपेज एंजाइम की हेल्प करता है लिपिड या फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद ये जो बचा हुआ बाइल एसिड होता है वो इलियम पोर्शन में जाता है, किसके, हमारे इंटेस्टाइन के इलियम पोर्शन में जाता है, जहाँ पे ये एक्टिवेट करता है फार्निसॉइड एक्स रिसेप्टर का, FXR का इलियल मतलब इलियम की एंट्रोसाइट सेल्स में
इलियम की एंट्रोसाइट सेल्स में FXR रिसेप्टर को ये एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से FGF19 हमारा बनता है और FGF19 को ये सिक्रेट करता है ब्लड के अंदर। फिर ब्लड से ये लीवर की हेपेटोसाइट्स में जाता है FGF19 और लीवर की हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर FGF19 बाइंड करता है FGFR4 बीटा क्लोथो के साथ, ठीक है, क्लोथो रिसेप्टर के साथ, FGFR4 बीटा क्लोथो रिसेप्टर के साथ जो हेपेटोसाइट सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो CYP7A1 है, CYP7A1 है, उसका एक्सप्रेशन डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि जो ये हमारा रेट लिमिटिंग एंजाइम है ये कम बनता है, जिसकी वजह से बाइल एसिड की सिंथेसिस भी गिर जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटेस्टाइन कंट्रोल करती है स्टॉप और सिंथेसिस किसकी, हमारी बाइल एसिड की। तो बाइल एसिड की को स्टॉप कौन करेगा, इंटेस्टाइन, बाय बाइंडिंग FXR टू FGF19। पहले इसको एक्टिवेट करेगी, फिर ये जाके हमारा रिसेप्टर से बाइंड होगा FGFR4 बीटा क्लोथो रिसेप्टर किस पे, हेपेटोसाइट पे, जिसकी वजह से CYP7A1 एक्सप्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये रेट लिमिटिंग एंजाइम जो है कम बनेगा, जिसकी वजह से बाइल एसिड की सिंथेसिस भी गिर जाएगी। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि CYP7A1 एक गेट कीपर एंजाइम है। जब ये ऑन होता है तभी हमारा बाइल एसिड बनता है, और अगर ये नहीं होता तो बाइल एसिड की सिंथेसिस गिर जाती है। नेक्स्ट आता है एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन। जैसे हमने बात की कि भाई हमारा सेकेंडरी हमारे वो बन गए हैं, क्या बन गए हैं, सेकेंडरी हमारे बाइल एसिड बन गए। अब क्या किया जाएगा, उनको सर्कुलेट किया जाएगा। तो उनको सर्कुलेट कैसे किया जाएगा, तो जो सर्कुलेशन है, एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन है, ये बेसिकली क्या है, रीसाइक्लिंग हो रही है किसकी, फैटी एसिड की। क्या होता है, हमें पता है कि लीवर क्या करता है, बाइल सोल्ट्स को बनाता है और वो स्टोर होते हैं गोल ब्लैडर के अंदर और वो रिलीज़ होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। पर इंटेस्टाइन में वो लाइपेज एंजाइम की हेल्प करते हैं लिपिड और फैट को डाइजेस्ट करने में। जैसे ही हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर लिपिड या फैट ज़्यादा है, तो फिर जब ये डाइजेशन कर देते हैं तो 95% जो हमारा बाइल सोल्ट होता है वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है इलियम के अंदर, और वो कहाँ पे वापस चला जाता है, लीवर की हेपेटोसाइट्स में चला जाता है और बाइल सोल्ट की फॉर्म में दोबारा से रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, ओनली 5% होता है जो फिकल मैटर के अंदर रिलीज़ किया जाएगा, एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। 95% रीएब्जॉर्ब कर लेता है लीवर और अगेन उसको बाइल सोल्ट की फॉर्म में रिलीज़ करता है, जिसको गोल ब्लैडर स्टोर करता है। तो ये साइकिल जैसे चलती रहती है। तो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किया जाता है बाइल सोल्ट, वो रीएब्जॉर्ब किया जाता है 95% बाइल सोल्ट, वापस से लीवर में जाता है, दोबारा से रीसिक्रेट किया जाता है, दोबारा से गोल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। और ये जो रीसाइक्लिंग है ये बाइल सोल्ट के पुल को क्रिएट करिए, एक साइकिल को क्रिएट करती है जो हमारे बाइल एसिड की सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। तो हमने क्या पढ़ा कि बाइल एसिड इनहिबिट करते हैं देयर ओन सिंथेसिस बाय सप्रेसिंग CYP7A1 एंजाइम वाया FXR रिसेप्टर। इंसुलिन थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट करता है किसको, हमारे बाइल सोल्ट की फॉर्मेशन को। ग्लूकागन, कोर्टिसोल, केटिलकोल अमाइन इनहिबिट करते हैं बाइल सोल्ट की सिंथेसिस को। इंटेस्टाइन के जो बाइल एसिड्स होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं FXR एक्टिवेशन को, जिसकी वजह से FGF19 रिलीज होता है जो ब्लड में जाता है, ब्लड से हेपेटोसाइट में जाता है और हेपेटोसाइट में बाइंड करता है वो हमारा किसके साथ, FGF19 4 बीटा क्लोथो के साथ, क्लोथो रिसेप्टर के साथ, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जो हमारा रेट लिमिटिंग एंजाइम है CYP7A1 वो डिक्रीज़ हो जाता है, बाइल सोल्ट की फॉर्मेशन भी डिक्रीज़ हो जाती है। एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में बाइल सोल्ट को कंजर्व किया जाता है बाय एब्जॉर्बिंग 95% बाइल सोल्ट इन द इलियम, जो वापस से हेपेटोसाइट्स में जाता है और रेगुलेट करता है किसकी सिंथेसिस, बाइल एसिड की सिंथेसिस। ठीक है, तो ये हमने समझा कि बाइल एसिड कैसे बनता है, कैसे उसको रेगुलेट किया जाता है। अब इसके क्लिनिकल हमारे कोरिलेशन को और समझ लेते हैं। जैसे गाल स्टोन हो जाता है जब हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी सुपर सैचुरेशन हो जाती है या रिड्यूस सुपर सैचुरेशन हो जाती है, तो वो डिपॉजिट होने लग जाता है गोल ब्लैडर में और गाल स्टोन बना देता है, जिसकी वजह से बाइल सोल्ट की प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, बाइल फ्लो इसमें ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन क्या करता है, बाइल डक्ट में इकट्ठा होने लग जाता है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। और बिलिरुबिन हमारे स्किन में दिखता है, हमारे यूरिन में, हमारे फिकल मैटर में, हर चीज़ से वो रिलीज़ होता है। हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन रिलीज़ होता है क्योंकि बाइल का फ्लो रुक गया है। इलियल डिजीज रीसेक्शन, इसमें बाइल सोल्ट का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से फैट कम एब्जॉर्ब हो पाता है और डायरिया की कंडीशन आ जाती है।
कोलेस्टेसिस, इसमें बाइल फ्लो रुक जाता है जिसकी वजह से फैट डाइजेशन कम हो जाता है और फैट का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। अब क्विकली रिवाइज करते हैं इसको। कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर का काम करता है बाइल एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए, और CYP A1 कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज कैटालाइज करता है रेट लिमिटिंग स्टेप को, फर्स्ट स्टेप को। प्राइमरी बाइल एसिड होते हैं कोलिक एसिड, सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। सेकेंडरी बाइल एसिड होते हैं डीऑक्सीकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड। बाइल साइड फॉर्म किया जाता है बाय कंजुगेटिंग द प्राइमरी बाइल एसिड, यानी कि कोलिक एसिड और सिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड को ग्लाइसिन और टोरिन के साथ क्या किया जाता है, कंजुगेट किया जाता है टू फॉर्म सेकेंडरी बाइल एसिड। 95% बाइल सोल्ट है वो रिसाइकिल किया जाता है थ्रू एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन। और बाइल के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती, ये सिर्फ इमल्सीफाई करता है फैट को और लाइपेज एंजाइम की हेल्प करता है ताकि वो डाइजेस्ट कर पाए किसको, लिपिड्स को। इसी के साथ हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई लेक्चर चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कैपेबल हूँ, ठीक है। अगर आपको निमोनिक्स चाहिए, शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करना है या लेंदी डीप स्टडी करनी है, एवरीथिंग यू कैन आस्क टू मी। Okay, thank you once again for supporting me, for liking my videos and watching it. Thanks again.